बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने का तरीका यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। अगर आप इंग्लिश को शुरुआत से सीखना चाहते हैं, अगर सही इंग्लिश का वाक्य बनाना चाहते हैं, इंग्लिश लिखी हुई इंग्लिश को समझना चाहते हैं, सही तरीके से एक प्रॉपर सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके से आप जो बेसिक इंग्लिश है शुरुआती लेवल की उसको सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है ना उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और यहाँ पर वर्ब भी जो है दो तरह की होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये सब क्या होता है सेंटेंस में, ये आपको पूरा जो है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखें एक एक करके देखते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना उसको कर्ता बोलते हैं हिंदी में। कर्ता यानी कि काम को करने वाला, जो भी काम को करने वाला होता है उसको, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सकता है एक जने का, आई, वी, यू, दे, ये सारे मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर भी हो सकता है सब्जेक्ट, प्लूरल भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। मतलब काम को करने वाला एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी, मेरे पापा, आपका भाई, मेरी बहन, इस तरीके से ये सब भी सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे कौन है, काम करने वाले। तो आपको शुरुआत में जो ये सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि ही का यूज़ है ना हम कौन कौन सी वर्ब्स के साथ करते हैं। वर्ब्स मतलब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। तो वो अगर आपको पता चल जाता है तो उसके बाद एक सही वाक्य, एक सही सेंटेंस को आप बना सकते हैं, लिख पाते हैं और जो इंग्लिश है लिखी हुई इंग्लिश को समझ पाएंगे। देखिए सेंटेंसेस यहाँ पर सबसे पहले है वह खेलता है। वह खेलता है ना, वह जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। वह क्या है, सब्जेक्ट है। अब आगे देखिए, मतलब काम को करने वाला, ये क्या काम कर रहा है, खेलने का। खेलने का तो जो काम किया जा रहा है ना उसको वर्ब बोलते हैं, मतलब कि क्रिया या काम। तो ही तो यहाँ पर सब्जेक्ट है और ही क्या काम कर रहा है, प्लेज यानी खेलने का, खेलने का काम कर रहा है। तो काम जो है, क्रिया है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रिया। ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम किया जाता है ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वाक्य में सीखें, जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है। अब जैसे ये एक वाक्य है हिंदी का सेंटेंस, तो इसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं अगर आपको सही जानकारी टेंसेस की हो और सही जानकारी आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, एक सही वे में, मतलब बिना किसी मिस्टेक के एक सही वाक्य बना पाएंगे और जो भी लिखी हुई इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं, कहानियाँ होती है, उनको भी समझ पाएंगे। अब देखें वह फुटबॉल खेलता है, तो वह यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि ही। अब फुटबॉल जो है, अब हिंदी में तो खेलता है, ये वर्ब यहाँ पर आती है, यहीं पर मिलेगी आपको हिंदी के वाक्य में। जब हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना हिंदी के सेंटेंस को, तो इस तरीके से आपको वर्ब जो है, क्रिया जो है, एंड में मिलेगी। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे जो सेंटेंसेस उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्रिया कहाँ पर है। तो ही के बाद में यहाँ पर प्लेज है। अब प्ले क्यों नहीं आया, प्लेज क्यों आया, तो इसका रूल क्या है, जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें इसके रूल आपको मिल जाएंगे। देखें वह फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर ये आ गई वर्ब, और जिस पर काम किया जा रहा है ना, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये फुटबॉल पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप वाक्य को पहचाने तोड़ के कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह की वर्ब होती है, जैसे मैंने बताया। तो इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तभी तो आप एक सही वाक्य बना पाएंगे। देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, विल बी, विल हैव, इस तरीके से ये जो वर्ब्स आ जाती है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। और जो भी क्रिया होती है, खाना, पीना, कूदना, जिसकी एंडिंग ना पर होती है ना हिंदी के वाक्य, जैसे खाना, पीना, बोलना, तो इंग्लिश इनकी होगी प्ले यानी खेलना, रीड यानी पढ़ना,
रन यानी दौड़ना, कुक यानी पकाना, क्लीन यानी सफाई करना। तो सबकी एंडिंग ना से हो रही है ना, तो वो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि वो मेन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। ये एम वी लिखा है, एम का मतलब मेन और वी का मतलब वर्ब। यहाँ पर एच वी लिखा है, एच का मतलब हेल्प, हेल्पिंग, और वी का मतलब वर्ब यानी सहायक क्रिया, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको इनके यूज़ जो है, इस्तेमाल है, प्रयोग है, ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद में आपको देखना है कि जो सेंटेंस होगा ना, उसको आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना है। सारे के सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर कर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है ना, फ्रेम करने का फॉर्मूला है, सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप लिखेंगे, और नहीं फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो अकेली नहीं आती है, कभी भी आप ध्यान रखें। जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो है, ये कभी भी अकेली नहीं आती है। मेन वर्ब जो होती है ना, किसी भी वाक्य में अकेली आ जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे ये अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो आपको लिखना है, नहीं तो मेन वर्ब अकेली जैसे मैंने बताया आ सकती है। इसके बाद आपको क्या याद करना है, वर्ब की फॉर्म्स, जितनी भी क्रियाएं हैं ना, उनकी फॉर्म्स को याद कर लेना है। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट है, वेंट सेकंड और गॉन थर्ड है। यानी गो यानी जाना, इसकी फॉर्म है तीनों, गो, वेंट, गॉन। एक बार याद हो जाएगी, उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वाक्यों को बनाने में। फिर कम, केम, कम, इस तरीके से कम की तीनों फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, रन, रेन, रन। तो वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे और परफेक्ट में बनाएंगे तो आपको इन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे देखें, जैसे कि ये वाक्य है, मैं खेलता हूँ, मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और खेलता हूँ, यहाँ पर खेलना क्या है, काम है, तो आई प्ले। प्ले यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, एम वी लिखा है ना, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है। मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो मेन वर्ब के हमेशा साथ आती है, लेकिन जो मेन वर्ब होगी वो सेंटेंस में अकेली भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर प्ले है। आगे देखें, मैं खेल रहा हूँ, अब यहाँ पर आई एम प्लेइंग, इसको आपने बनाया आई एम प्लेइंग। अब एम क्यों लगा, आप ये जब टेंसेस सीख जाएंगे ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमको एम का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमको वॉज का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमको वर का इस्तेमाल करना है। तो ये सब जानकारी आपको टेंसेस को सीखने के बाद ही आती है। मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग लिखा, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आपने देखा एम हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अब यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट है ना, उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग, इस तरीके से वाक्य बना दिया। अगर आप बिगनर है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, इसमें दिक्कत रहेगी, लेकिन जब आपको टेंस आ जाएंगे ना, सिंपल वे में अगर आप टेंस को सीख जाते हैं, उसके बाद ये जो सेंटेंसेज हैं इनको फ्रेम करना, इनको बनाना, इनको ट्रांसलेट करना आपको आ जाता है। वह खेल रहा था, यानी यहाँ पर देखिए ही वॉज प्लेइंग, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले तो जो सेंटेंस होंगे ना, उनमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, मतलब सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। अब देखें, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है। तो इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए कि एक वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। उसके बाद आपको जानना है कि जो पर्सन होते हैं ना, व्यक्ति जिसकी भी बात की जाती है, ठीक है ना, उसमें जो वो होंगे ना, वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन है ना, उसमें सिंगुलर में तो आई आएगा, हिंदी में इसको मैं बोलते हैं। प्लूरल में वी आएगा, वी का मतलब, तो वी को हमने बोला हम हिंदी में। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन में है आई और वी, तो यहाँ पर सिंगुलर आई हो गया और प्लूरल वी यानी कि हम हो गया। फिर सेकंड पर्सन देखें, सेकंड पर्सन में तुम,
तुम या आप, ये यू जो है ना, यू के लिए तुम या आप, ये जो यू है सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। अगर सामने वाला जो तुम या आप बोलते हैं अगर एक पर्सन है तो हम यू लिखेंगे, अगर तुम लोग या आप लोग यानी प्लूरल है तब भी हम यू लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए यू लिखा जाएगा, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं जो सामने आपके यू है वो एक है या बहुत सारे हैं, बहुत सारों की बात हो रही है, तुम लोग कोई ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पर्सन्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखिए थर्ड पर्सन है, इसमें ही आ जाता है। ही का मतलब होता है वह है जो कि लड़के के लिए यानी कि मेल के लिए, पुरुष के लिए इस ही का इस्तेमाल होता है। और इसी में ही ये सिंगुलर होता है, वह जो होता है ना दे, यहाँ पर वे लोग, दे यानी वे लोग, बहुत सारे हैं ना वे लोग, तो ये प्लूरल होता है दे। फिर यहाँ पर देखिए शी आ जाता है। शी का मतलब है थर्ड पर्सन में वह है, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम स्त्री के लिए करते हैं और फीमेल के लिए करते हैं, किसी लड़की के लिए इस शी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक जब आपको जानकारी हो जाती है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और पर्सन्स को हम किस तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, मतलब समझते हैं कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। उसके बाद आपको टेंसेस सीखने हैं। तो टेंसेस मतलब, टेंस का मतलब काल होता है, जैसे आपको पता है ये समय के बारे में हमको बताते हैं, यानी कि कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, पास्ट मतलब जो समय बीत गया है, ये तीनों टेंस है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन टेंस है। तीनों टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो तीनों टेंस है ना, इन तीनों के भी चार चार पार्ट्स है, इसके 4 पार्ट्स है, इसके भी 4 पार्ट्स है, इसके भी 4 पार्ट्स है। पास्ट मतलब जो समय बीत गया, बीते हुए समय के लिए हम पास्ट कहेंगे। प्रेजेंट मतलब जो अभी समय चल रहा है ना वो प्रेजेंट है। फ्यूचर जो आने वाला समय होगा। तो इस तरीके से इन टेंसेस की भी जानकारी आपको लेनी है, होनी चाहिए भी। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स है ना, वो ये सब है, जैसे कि ये चारों में सेम ही है, बस आपको क्या करना है, जिस भी टेंस की बात कर रहे हैं ना उसको आगे लिख देना है। पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो इंडेफिनेट है ना, तीनों में इंडेफिनेट है, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों नाम है ना याद कर लेने हैं। कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया 1, फिर 2, ये 3 और ये 4। इस तरीके से ये चौथा पार्ट ऐसे है। तो यहाँ पर इनको आपको याद कर लेना है, सेम ही है सारे, बस अगर चेंज करना है तो जिस भी टेंस की बात कर रहे हैं उसका आगे नाम लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन टेंसेस की क्या पहचान होती है, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम उनका यूज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके जो रूल्स है उनको सीखना है। अब देखिए प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट टेंस, इसमें इज़, एम, आर, डू, डज का इस्तेमाल होता है। ये जो है मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती है। देखिए डू डज का इस्तेमाल आपने देखा होगा जब भी हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। इज़, एम, आर का जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे ना, वर्ब के साथ आईएनजी वाली वर्ब क्रिया लगाएंगे ना, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होगी ना आईएनजी वाली आ जाएगी, तो वहाँ पर हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। पास्ट में देखें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वॉज वर्ब का इस्तेमाल। अब वॉज का हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? प्लूरल के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए डिड हो जाएगा। परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो तीनों ही अगर परफेक्ट टेंस आ जाएंगे ना, तीनों के, कौन से? ये वाला परफेक्ट टेंस, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये जब आप सीखेंगे, जब आपको टेंसेस थोड़े बहुत आते होंगे तो आपको पता होगा। फिर फ्यूचर में देखिए विल बी, ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब है। इन हेल्पिंग वर्ब का कब कब कैसे कैसे हम काम करते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ना, किस पहचान के थ्रू हम इनका यूज़ करते हैं, तो वो क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या पहचान होती है, वो आप टेंसेस में सीखेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही है, फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे इजीली। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है
इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, अब आपको कैसे पता चलेगा, आप ये देखेंगे ना जाता है, इससे पता चलेगा हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। तो जब डिटेल में टेंसेस को जानेंगे तो उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे वो आप जान पाएंगे। अब मैंने कैसे बनाया ये, क्योंकि जाता है से मैंने पहचान लिया, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोज़ यानी जाना है ना, टू स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राम गोज़ टू स्कूल, इस तरीके से सेंटेंस बनाया है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान जब आपको पता है टेंसेस में कैसे कैसे प्रत्येक टेंस की पहचान होती है, उसके बाद आप इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब इसी को जैसे अब यहाँ पर देखिए राम स्कूल जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख ले इज़। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज़ एम आर होगी। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। जहाँ पर है वाला सेंस आएगा ना, वो प्रेजेंट की बात होगी, था वाला वो होगा पास्ट का, और गा गेगी वाला वो फ्यूचर का होगा। तो देखिए यहाँ पर इज़ आ जाएगा, राम इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेना यहाँ पर। फिर ये गोइंग मेन वर्ब है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इज़ आएगा, आर क्यों नहीं आ रहा, एम क्यों नहीं आ रहा, ये आपको पता होगा कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे ना। इज़ का हम कौन कौन से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम, उनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए वी, यू, दे, इनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब पहचान सीखेंगे, टेंसेस का यूज़ सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। राम स्कूल गया, अब यहाँ पर गया, अब कैसे पहचाना, गया वाले सेंस में हमने पहचाना है कि पास्ट टेंस का है वाक्य, पास्ट का भी इंडेफिनिट का पार्ट है। तो यहाँ पर हम V2 का यूज़ करेंगे, तो राम वेंट टू स्कूल, गो की सेकेंड फॉर्म आ जाती है वेंट। तो ये आप जब सीख जाएंगे, ये बेसिक नॉलेज है, शुरुआती लेवल की इंग्लिश है। ये आने के बाद आप है जो सेंटेंसेस को बना पाएंगे और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, और क्या वो सेंस दे रहा है जो वाक्य है, जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है आप उसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए राम स्कूल जा रहा था, कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन था वाली फीलिंग आ रही है, तो पास्ट का है। तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर वॉज क्या है, यहाँ पर राम तो सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, और टू स्कूल, ये जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम स्कूल जाएगा, ये प्रपोजिशन लग जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले। राम स्कूल जाएगा, अब गा वाली फीलिंग आ रही है ना, गा वाला सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर विल का यूज़ होगा, राम विल गो टू स्कूल। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गो यहाँ पर मेन वर्ब है, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, और स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब आप मेन वर्ब के बाद जो भी कुछ बचेगा ना उसको ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। राम स्कूल जा रहा होगा, अब रहा होगा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है फ्यूचर का, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, विल बी। और ये जो गोइंग है ना मेन वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप जब एक एक सेंटेंस को तोड़कर पहचान पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हम इज़ का इस्तेमाल कहाँ क्यों कर रहे हैं, एम का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब, इनकी जब जानकारी रखेंगे तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ना इजीली आ जाएगा, लिखना इजीली आ जाएगा, इंग्लिश को समझना भी इजीली आ जाएगा, छोटे से छोटे सेंटेंसेस भी आप बोल पाएंगे। तो आज की जो बेसिक इंग्लिश क्लास है उसमें बस इतना ही।